Hello everyone, welcome to ATP Star, the super learning platform. I'm Suryabhan Singh Rajput and in today's session we will be discussing about alternating current. बेसिकली बच्चों को इस चैप्टर में इस वजह से दिक्कत आती है कि उनको कभी कभी पता ही नहीं चल पाता यार कि किसके अक्रॉस का वोल्टेज कैसे निकाले, करंट कैसे निकाले, क्या एंगल फॉर्म हो रहा है। तो छोटी मोटी समस्याएं होती हैं, पर जिसकी करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी बहुत अच्छे से आती है जिसको, वो ये चैप्टर बहुत अच्छे से कर सकता है। क्यों? क्योंकि आज की क्लास में प्यारे बच्चों हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक ऐसी ट्रिक जिससे हम अल्टरनेटिंग करंट की कोई भी प्रॉब्लम को डील आउट कर सकते हैं, किसी भी प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं। ओके एवरीवन, राइट सर, ठीक है। साथ ही में इसके अंदर 3 सेगमेंट होते हैं बेसिकली, एक पावर कैलकुलेशंस का होता है, एक वोल्टेज और करंट कैलकुलेशंस का होता है, और एक रेजोनेंस का मतलब पार्ट होता है, और आखिरी में होता है क्वालिटी फैक्टर का पार्ट। बेसिकली ये 4 टॉपिक के अंदर ये पूरा का पूरा चैप्टर समाप्त हो जाता है, ठीक है। तो आई विल ट्राई टू मेक श्योर वन थिंग कि भाई इस चैप्टर के मतलब इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम आए वो सब के सब जो हम मेथड अभी पढ़ें उस कैटेगरी में फॉल होकर कन्वर्ट हो जाए। ओके, जैसे कि लास्ट जो हमारे मास्टर प्रॉब्लम सेशन था उसमें हमने आरएल और आरसी सर्किट के किसी भी प्रकार के अगर क्वेश्चंस आए तो उनको डील करने के तरीके पढ़े थे। इसी प्रकार से यहाँ पे भी हम वही करने वाले हैं एवरीवन। ओके, पर मेक श्योर आप ये सेशन स्टार्ट होने से पहले मेक श्योर आप अपनी नोटबुक अपने पास रखें और जो चीज़ आपको पढ़ाई जा रही है डेफिनेटली वो इस चीज़ को नोट डाउन करें ताकि आने वाले और किसी भी प्रॉब्लम में आपको इस तरह की समस्या ना हो अल्टरनेटिंग करंट में। ओके एवरीवन, एंड वंस अगेन वीडियो खत्म होने के बाद ज़रूर बताएं कि आपको नेक्स्ट टॉपिक क्या पढ़ना है इलेक्ट्रोडायनामिक्स के अंदर ही। अभी इलेक्ट्रोडायनामिक्स की सीरीज चल रही है, और साथ ही साथ में ये भी बताएं अगर इस चीज़ का कोई भी डाउट हो इस सेशन का तो भी अपन कमेंट बॉक्स में डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए लेट्स मूव ऑन to alternating current. And before moving on, yes, we have one batch that is called RCC Crash Course for JEE Advanced 2021 is still going on. You can register yourself by calling on the number given below. And moreover, this batch is valid till your advanced exam, okay? Till JEE Advanced 2021 it is valid. उसके अंदर हम सारे टेस्ट सीरीज से लेके हर चीज़ आराम से डिस्कस करते हैं ताकि आप अपने स्कोर को और बूस्ट कर पाए। चले तो moving on to the first problem. What does it say? It says, in the following circuit, when I naught, find I naught when omega is equals to 1 radian per second, 10 radian per second, and the last one is 337 radians per second. तो भाई अब इसके लिए कुछ गुरु मंत्र करते हैं अपन, ठीक है। तो पहले ऑब्वियसली पहले थोड़ी सी थ्योरी डिस्कस करेंगे अपन, थिंग्स यू नीड टू नो अबाउट अल्टरनेटिंग करंट बिफोर सॉल्विंग और प्रैक्टिसिंग सम प्रॉब्लम्स। ओके, चलिए चलते आगे की तरफ। सबसे पहली चीज देखते हैं, थिंग्स यू मस्ट नो। वन शुड नो। ओके छोटे, हाँ जी जनाब, चलिए आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले तीनों सर्किट के बारे में आपको पता होना चाहिए कि फेजर डायग्राम कैसा होता है, प्योरली रेजिस्टिव, प्योरली कैपेसिटिव और प्योरली इंडक्टिव। ठीक है, प्योरली रेजिस्टिव, दूसरा प्योरली कैपेसिटिव, और तीसरा छोटे प्योरली इंडक्टिव। तो रेजिस्टेंस के अंदर आपको पता होगा, ध्यान सुनिएगा, रेजिस्टेंस के अंदर आपको पता होगा करंट और वोल्टेज दोनों होते हैं वो सेम फेज में होते हैं। ओके एवरीवन, यस सर, ये चीज तो हमें पता है। कैपेसिटेंस के अंदर जो करंट होता है, करंट लीड्स the voltage by 90 degrees. Okay everyone, right sir? While in purely inductive circuit, voltage leads the current by 90 degrees. Okay, okay everyone. अच्छा, कई बार बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई लीड क्या होता है, लैग क्या होता है। ठीक है, सो डोंट वरी, इसके लिए भी एक कोड है अपने पास, यूज द कोड सिविल। आप सिविल याद रखें, अगर आपको ये वर्ड या ये कोड वर्ड याद है तो आप बता सकते हैं कि भाई जब भी कैपेसिटिव सर्किट होगा तो आई वी से आगे है तो आई वी से लीड करेगा, और जब भी इंडक्टिव कैपेसिटर होगा तो वी आई से लीड करेगा। आई होप फील कर पा रहे हो आप लोग, ठीक है। तो मेक श्योर यू रिमेंबर दिस वर्ड दैट इज कॉल्ड सिविल।
ये तो एकदम बेसिक सी चीज़ हो गई, जो चीज़ आपको पता होनी चाहिए, और ये आपको आती भी होगी तो कोई समस्या नहीं है। अब ये तीनों जो चीज़ आती हैं, इसके बाद आप क्या करते हैं भैया, आरसी सर्किट बनाते हैं, आरएल सर्किट बनाते हैं, आरएलसी सर्किट बनाते हैं, फिर ऑब्जर्व करते हैं। तो भैया आरसी और आरएल सर्किट बना के आपको ऑब्जर्व करने की जरूरत नहीं है, आप एक आरएलसी सर्किट भी ऑब्जर्व कर लोगे, उससे सारी चीज़ें आप क्या कर सकते हो, सॉल्व आउट कर सकते हो। चलिए आइए देखते हैं कैसे। लेट अस ट्राई टू मेक श्योर व्हाट डज आरएलसी सर्किट मीन्स हियर। चलिए देखते हैं। तो जब आरएलसी सर्किट की बात करूंगा तो पहले मैं फेजर का रिप्रेजेंटेशन की बात करता हूं, ठीक है। सबसे पहले किसकी बात करता हूं, फेजर रिप्रेजेंटेशन की। किसकी बात करता हूं बच्चों, फेजर रिप्रेजेंटेशन की। ध्यान से देखिएगा। बेसिकली किसी भी फेजर को हम तीन प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मेरा जो फेवरेट है वो सेकंड वाला है, उसी से मैं आपको बताऊंगा अभी, पर देख लीजिए। पहला जो रिप्रेजेंटेशन होता है दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय आर एंगल फाई, जिसको अपन क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, पोलर कोऑर्डिनेट, पोलर फॉर्म भी बोलते हैं उसको। दूसरा रेक्टेंगुलर फॉर्म, ओके छोटे। और तीसरा जो होता है वो होता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तीसरा क्या होता है बच्चे, पोलर फॉर्म, रेक्टेंगुलर फॉर्म, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। पोलर फॉर्म जो होता है, ये रेक्टेंगुलर फॉर्म जो होता है, ये कॉम्प्लेक्स रेक्टेंगुलर फॉर्म होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, पोलर फॉर्म में मतलब क्या अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बेसिकली हम वी एंगल फाई लिख सकते हैं या फिर आई एंगल फाई लिख सकते हैं। ओके एवरीवन, राइट सर। रेक्टेंगुलर फॉर्म का फॉर्मेट होता है ए प्लस बी आयोटा। और तीसरा एक्सपोनेंशियल फॉर्म का फॉर्मेट होता है v, ठीक है, इंटू ई की पावर जे फाई। ये क्या है क्या नहीं है, आराम से अपन ये बी जे लिख दो, उसको आई मत लिखो, ठीक है। ये क्या है ये क्या नहीं है अभी आराम से डिस्कस करेंगे। पहले आप ये बताइए कि किसी भी फेजर को आप तीन पार्ट में रिप्रेजेंट कर सकते हो, तीन प्रकार से। या तो उसको पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या उसको रेक्टेंगुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या फिर उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। ये तीनों तरीके होते हैं रिप्रेजेंट करने के। ओके एवरीवन, कोई समस्या तो नहीं है? नहीं है सर। जहां पे ई की पावर जो जे फाई होता है, ये क्या होता है बेटा, कॉस फाई प्लस आयोटा साइन फाई के बराबर होता है। बेसिकली ये तीनों जो फॉर्मेट मैंने लिखे हैं, ध्यान सुनना, ये तीनों जो मैंने फॉर्मेट लिखे हैं, इनको मैं एक ऐसे कोऑर्डिनेट सिस्टम में तब्दील कर सकता हूं जिसकी एक एक्सिस जो है वो रियल एक्सिस होगी, और दूसरी जो होगी वो कैसी होगी बेटा, इमेजिनरी एक्सिस होगी। ओके एवरीवन, एक एक्सिस कैसी होगी, रियल होगी, और दूसरी कैसी होगी, इमेजिनरी एक्सिस होगी। ओके एवरीवन, राइट सर। जहां पे रियल एक्सिस के कंपोनेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस। ओके एवरीवन, और इमेजिनरी एक्सिस के कंपोनेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे क्या क्या बेटा, या तो इंडक्टर और कैपेसिटर, और बोथ इंडक्टर प्लस कैपेसिटर। अब हमने ध्यान सुनना, और इसके अंदर कोई भी अगर जो फेजर होता है बच्चे, कोई भी फेजर होता है, ठीक है, ये वेक्टोरियली ऐड होता है। कैसे ऐड होता है बेटा, ये हो गया फाई, ठीक है, मान लेते हैं ये कोई है वी, ठीक है। तो इसके साथ अगर दो फेजर्स को आपको ऐड करना है तो बेसिकली ये सुपर इम्पोजिशन होता है, ठीक है। तो दो फेजर्स मतलब अगर V1 प्लस V2 को आपको ऐड करना है V3 के बराबर, दे विल ऐड वेक्टोरियली। समझ गए आप, दे विल ऐड वेक्टोरियली। ओके एवरीवन, समझ गया क्या, कोई सी दिक्कत तो नहीं है? मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मान लो एक फेजर था V, ध्यान सुनना। जैसे मैंने आपको बताया पोलर कोऑर्डिनेट में V एंगल फाई से रिप्रेजेंट कर सकते हो, यस और नो? यस सर। तो V1 एंगल फाई प्लस V2, ये फाई 1 बोल देता हूं, V2 एंगल फाई 2 कैन नॉट बी रिटन एज V3, where V3 is equals to the simple sum of V1 plus V2. सिंपली आप इसको ऐड नहीं कर सकते हो, आपको कैसे ऐड करना पड़ेगा बच्चे, वेक्टोरियली ऐड करना पड़ेगा। कैसे ऐड करना पड़ेगा, वेक्टोरियली। पर यस, यू कैन राइट V1 वेक्टर प्लस V2 वेक्टर इक्वल टू V3 वेक्टर। दैट वी विल सी इन द अपकमिंग प्रॉब्लम, सो डोंट वरी अबाउट इट। क्लियर हो गया क्या? तो हमने क्या सीख लिया, अरे सर जो पोलर फॉर्म होता है, रेक्टेंगुलर फॉर्म होता है और एक्सपोनेंशियल फॉर्म होता है, ठीक है, ये तीनों फेजर का रिप्रेजेंटेशन होता है। और किसी भी फॉर्मेट में देखिए,
रेक्टेंगुलर फॉर्म में भी इसको अपन वेक्टर से क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चलते हैं, अब मैं आपको लिखवाने वाला हूं कि किसी भी एसी सर्किट के जो प्रॉब्लम्स होते हैं उसको कैसे सॉल्व करते हैं। मेक श्योर आपको थोड़ी बहुत कॉम्प्लेक्स का आइडिया हो, बहुत ही आसान है, ऐसा भी कोई कॉम्प्लेक्स का आइडिया नहीं चाहिए आपको, है ना, एकदम बेसिक बेसिक आइडिया चाहिए आपको, ठीक है। आपको इतना पता होगा क्या कि अगर ये कोई जेड कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा हुआ है तो आपको ये तो पता ही होगा ना भाई, मॉड ऑफ जेड जो होगा वो कितना होगा, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इतना तो पता ही होगा। हाँ सर, और टेन ऑफ फाई जो होगा ये तो पता ही होगा आप लोगों को, कितना हो जाएगा बेटा, कंपोनेंट ऑफ वाई अपॉन कंपोनेंट ऑफ एक्स। ये दो चीजें तो आपको पता ही होगी, ये चीज आपको आनी भी चाहिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, वाइल सॉल्विंग आवर प्रॉब्लम्स। तो देखिएगा हम कैसे एसी सर्किट के सारे प्रॉब्लम्स, ठीक है, सारे प्रॉब्लम्स रेजिस्टेंस अज्यूम करके कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं, कोशिश करते हैं। ओके एवरीवन, टॉपिक का नाम देता हूं स्टेप्स टू सॉल्व एसी सर्किट्स। स्टेप्स टू सॉल्व एसी सर्किट्स। पहला स्टेप, ध्यान सुनते जाइएगा, पहला स्टेप, कन्वर्ट द इंडक्टर इनटू रेजिस्टेंस हैविंग वैल्यू, ध्यान सुनिएगा, जे ओमेगा एल, ओके, जे कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। दूसरा, कन्वर्ट द कैपेसिटेंस इनटू रेजिस्टेंस हैविंग वैल्यू 1/j ओमेगा सी और -j अपॉन ओमेगा सी। समझ में आ रहा होगा, दोनों एक ही चीज है भाई। 1/j ओमेगा सी को j से ऊपर से मल्टीप्लाई, j से नीचे मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा, j स्क्वायर कितना होता है, -1 होता है। लिख लो भैया, लिख लो, j स्क्वायर आपने पढ़ा होगा बेटा, किसके बराबर होता है, -1 के बराबर होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। ओके एवरीवन, राइट सर। तीसरा स्टेप, सॉल्व द सर्किट by assuming purely resistive. Solve the circuit by assuming purely resistive. अच्छा, अगर किसी क्वेश्चन के अंदर, ध्यान सुनना, किसी क्वेश्चन के अंदर कभी कभार एवरेज पावर भी पूछ लेता है, ठीक है, तो याद रखेंगे। चौथा, अप्लाई P इज इक्वल्स टू क्या होता है बच्चे, वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस फाई। अगर पावर पूछा जाए किसी के अक्रॉस, क्लियर हो गया क्या बच्चों, पावर अगर पूछा तो क्या लिखोगे आप, वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस फाई, ठीक है बच्चे, जहां पे कॉस फाई की वैल्यू कितनी होती है, आर अपॉन जेड। ठीक है भाई, किसी को समस्या तो नहीं है, नहीं सर। अब ये मैंने आपसे क्या डिस्कस किया, ये सब की सब चीज अब आपको सेंस लगेगा इन सब चीजों का, ठीक है। बस फॉलो माय लीड, आप मेरे साथ बने रहें। पर क्या करना है, ये जितने पॉइंट्स हैं, अब देखिए आप, मैं एक क्वेश्चन में करने की कोशिश करता हूं जिससे आपको क्लियर हो जाएगा मैं क्या कहना चाह रहा था, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं। अब करते हैं, पहला वाला प्रॉब्लम उठाते हैं हम अपना, ये वाला प्रॉब्लम। जैसा ऐसा सवाल दिखा आपको, घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, बस आपको इतना पता होना चाहिए, एक चीज आपको यहाँ याद होनी चाहिए, क्या आपको पता होना चाहिए कि भाई आई आर एम एस जो होगा वो आई एम बाय रूट 2 होता है, या फिर किसी की भी आर एम एस वैल्यू जो होती है वो आई आर एम एस क्या होता है, आई आर एम एस अपॉन 2, ठीक है, आई मैक्स अपॉन 2। ओके एवरीवन, ठीक है सर। आइए देखते हैं, अब ये सवाल है, इस सवाल में आपसे क्या पूछ रखा है, आपसे करंट पूछ रखा है इन चार वैल्यूज पे, यहाँ पे और यहाँ पे। ओके एवरीवन, राइट सर। तो मैंने क्या बताया आपको, ट्रिक क्या बताई है, ये क्वेश्चन मैं दोबारा वहां बना रहा हूं, ट्रिक देखना ध्यान से, क्वेश्चन दोबारा यहां बना रहा हूं। क्या था यहाँ पे, 2 ओम 0.05 फैरेड और 1 हेनरी, 2 ओम 0.05 फैरेड और 1 हेनरी। ओके एवरीवन, कोई समस्या तो नहीं, 2m 0.05 फैरेड और 1 हेनरी, दैट वाज द प्रॉब्लम। ओके, और v कितना दे रखा था अपने को,
v कितना दे रखा था छोटे, 10 cos ओमेगा टी, ठीक है, ध्यान से देखना, v कितना दे रखा था अपने को, 10 cos ओमेगा टी, दिस वाज 10 cos ओमेगा टी. नाउ वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग आउट दिस वैल्यू, करेक्ट है कि नहीं, फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ ओमेगा. ध्यान से देखते जाइएगा, सिर्फ और सिर्फ वो आपको पिछले बेसिक स्टेप होने चाहिए थे, आप कभी गलती नहीं करोगे, ध्यान सुनना, आप कभी गलती नहीं करोगे. ओके एवरीवन, चलिए आइए देखते हैं. अच्छा सर, ये तो हो गया सवाल. सर आपने तो बोला था इन सबको मैं रेजिस्टेंस में कन्वर्ट कर सकता हूं, जितने आपको इंडक्टर और क्या दिखे, कैपेसिटर दिखे, बशर्ते बशर्ते इस इंडक्टर को अगर आप एक रेजिस्टेंस में कन्वर्ट करना चाहते हो तो इसकी वैल्यू जे ओमेगा एल के बराबर लिखनी पड़ेगी. यस और नो? हाँ जी सर. इस कैपेसिटर को अगर आप किस में कन्वर्ट करना चाहते हो, एक रेजिस्टेंस में, तो इसकी वैल्यू क्या करनी पड़ेगी, माइनस जे अपॉन, सॉरी प्लस जे अपॉन, अरे भैया इरेजर, माइनस जे अपॉन ओमेगा सी रखनी पड़ेगी. यस और नो? यस सर. तो देखिएगा, सबसे पहले मैं इसको अपने एक कन्वीनियंट सर्किट में क्या कर देता हूं, कन्वर्ट कर देता हूं. तो कुछ ऐसा दिखेगा, ये कुछ ऐसा दिखेगा, देखो. अच्छा हाँ सर, अरे हाँ सर, अरे हाँ सर, देखो कितना प्यारा से दिखने लगा. इसके साथ तो अपन बहुत कन्वीनियंट खेलते हैं सर, इसके साथ तो अपन काहे को परेशान हो रहे हो आप. तो ये हो जाएगा जे अपॉन विद माइनस साइन ओमेगा एल, ठीक है, ओमेगा इंटू यहाँ पे क्या आ जाएगा सी, ओमेगा इंटू सी, और यहाँ क्या आएगा बच्चे, जे ओमेगा एल, और यहाँ पे क्या है आर. तेरे को ये करंट निकालनी है, यहाँ पे वी है, करेक्ट है, ये करंट निकालनी है. इसकी बेसिकली अपने को IRMS निकालना है, पर अपन निकाल लेंगे क्योंकि अपने को उसका पीक पता होगा, और उसको डिवाइड बाय जेड से कर देंगे, ठीक है. देखना ध्यान से. अच्छा सर, तो सर यहां से दिखने पे जो इंपिडेंस दिखेगा, इसको कहते हैं इंपिडेंस. बेसिकली अगर आपसे क्वेश्चन पूछा होता कि IRMS कितना होगा, तो आप क्या बोलते बच्चे, बताओ. सर IRMS कुछ नहीं होगा, VRMS अपॉन ये टोटल रेजिस्टेंस जो दिख रहा होगा, इसी रेजिस्टेंस को क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, जेड नेट, इंपिडेंस. यस और नो? हाँ सर, ये बात तो सही की है. तो कितना होगा बताओ मुझे. सर ये क्या लिखा हुआ है, सर ये दोनों आपस में कैसे हैं, पैरेलल है, और ये पूरा कॉम्बिनेशन इसके साथ क्या है बच्चे, सीरीज में है. तो कुड़ाई से सर जो जेड नेट होगा दैट वुड बी गिवन बाय जे ओमेगा एल, ठीक है, प्लस ये पूरी कहानी पैरेलल में इसके साथ आर पैरेलल माइनस जे अपॉन ओमेगा सी. यस और नो? कोई समस्या तो नहीं है? नहीं सर. चलिए आइए सॉल्व करते हैं. तो the value of z net will be given by, the value of z net will be given by, it will be given by j omega l, right, plus r parallel minus j upon omega c. चलिए आइए मिलकर सॉल्व करते हैं. तो अब ये सवाल एसी का तो बचा ही नहीं, गणित का सवाल आ गया छोटे. हाँ जी गुरु, चलो तो करते हैं. क्या ही लोड है भाई, क्या ही लोड है. ये हो गया j ओमेगा l, ठीक है, प्लस R1 पैरेलल R2 लिखा होता तो R1 R2 अपन R1 प्लस R2 लिखते कि नहीं छोटे. हाँ सर, ऐसा लिखते कि नहीं कुछ. क्या बोलती पब्लिक, सही है कि नहीं? बिल्कुल सही है सर. कोई समस्या क्या? अरे बिल्कुल नहीं सर. तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा जे ओमेगा एल माइनस, ये कितना हो जाएगा छोटे, बताओ मुझे जल्दी से, आर जे अपॉन ओमेगा सी, आर जे अपॉन ओमेगा सी, करेक्ट है. और इसके पूरे अपॉन में कितना हो जाएगा, सुनो, आर ओमेगा सी माइनस जे अपॉन कितना हो जाएगा, ये ओमेगा सी. चमका क्या? हाँ सर. तो ओमेगा सी से ओमेगा सी का मैटर क्या हो गया, क्लोज. तो z की वैल्यू कितनी मिली छोटे, कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा z इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा छोटे, सर ये हो जाएगा जे ओमेगा एल, करेक्ट है, करेक्ट है सर, माइनस आर जे अपॉन आर जे है, ये डॉट है ना, माइनस आर जे अपॉन आर ओमेगा सी माइनस जे. इसको दोनों तरफ ऐसा मल्टीप्लाई कर सकता हूँ क्या, किसी को कोई समस्या तो नहीं है. ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप भी है, याद रहे, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप भी है, ठीक है. तो मैंने क्या कर दिया, ऊपर नीचे आर ओमेगा सी प्लस जे, आर ओमेगा सी प्लस जे क्या कर दिया बच्चे, मल्टीप्लाई कर दिया. तो क्या बन गया छोटे, ये बन गया सर जे ओमेगा एल, करेक्ट है, करेक्ट है, माइनस करेक्ट है, करेक्ट है. ये कितना बन जाएगा, ऊपर वाली कहानी देखो, ऊपर वाली कहानी बन जाएगी आर स्क्वायर ओमेगा सी, आर स्क्वायर ओमेगा सी टाइम्स ऑफ जे,
करेक्ट है। और ऊपर क्या बन जाएगा, जे और जे क्या हो जाएगा, वापस से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो वापस से जैसे ही मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, -1 माइनस माइनस प्लस प्लस आर, करेक्ट है क्या बच्चे? हाँ सर। अपॉन पूरी की कहानी कितनी हो जाएगी, आर ओमेगा स्क्वायर सी स्क्वायर, आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। पर बी की कहानी क्या है, जे है, और जे का माइनस का स्क्वायर करोगे तो जे का स्क्वायर कितना होता है, -1, इसलिए प्लस हो जाएगा। तो आर ओमेगा स्क्वायर सी स्क्वायर +1। आई थिंक आपको समझ में आ गया हो। हाँ सर। तो नेट इंपेडेंस कितना निकल के आ गया छोटे, ये निकल के आ गया सर, रियल पार्ट तो आया 1 प्लस कितना आया, आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर और क्या सी स्क्वायर, और सर प्लस इमेजिनरी पार्ट जो आया है वो है ओमेगा एल, राइट, माइनस आर स्क्वायर ओमेगा सी अपॉन 1 प्लस आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर सी स्क्वायर। ठीक है बच्चों? हाँ सर। सारी वैल्यूज पुट कर देते हैं। वैल्यूज क्या क्या थी सर, वैल्यू थी आर की 1 और पहले पार्ट में ओमेगा की 1 और एल की भी क्या थी 1, सॉरी आर की वैल्यू 2 थी, सॉरी आर की वैल्यू कितनी थी बच्चे 2 थी, और सी की वैल्यू कितनी थी छोटे 0.05 फैरेड। आई होप आपको ये चीज समझ में आई हो। ठीक है, तो यहाँ से जड़ निकाल ले खटाक से, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है पर कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, समझ रहे हो ना, कंसेप्ट तो आपको आ रहा है कि नहीं? हाँ सर। तो कितना हो गया ये, आर अपॉन आर की वैल्यू कितनी थी 2 अपॉन 1 प्लस कितना हो गया, आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर सी स्क्वायर, है ना। तो आर स्क्वायर कितना हो गया 4, ओमेगा स्क्वायर 1, सी स्क्वायर कितना हो जाएगा 5/100 है। ठीक है, 5/0.05 है ना, तो 5/10⁴ इंटू 5। आई होप यू आर गेटिंग इट। ठीक है बेटा, ये क्या बन गया भैया आपका, ये तो सर बन चुका है हमारा क्या, रियल पार्ट, और प्लस इमेजिनरी पार्ट कितना हो जाएगा, इमेजिनरी पार्ट कितना आ जाएगा, बची क्या हो जाएगा, जे के साथ बाकी वाला क्या हो जाएगा सीन, जे के साथ हो जाएगा सर ओमेगा इंटू एल, दैट इज 1 माइनस बाकी आगे क्या है आर स्क्वायर इंटू ओमेगा सी, आर स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 इंटू 1 इंटू 5/100 अपॉन कितना हो जाएगा, ये वापस है वही वाली कहानी 1 प्लस आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर सी स्क्वायर, 4 गुणे 5 गुणे 5/10 की शक्ति 4। तो यहां से सॉल्व करके आप क्या निकाल सकते हो प्यारे बच्चों, यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ जेड। पर मॉड जेड क्या निकलेगा, मान लो ये कुछ आपने निकाला, लेट इट बी ए, मान लो ये कुछ आपने निकाला, लेट इट बी बी, करेक्ट है, करेक्ट है सर। तो जेड यहां से क्या निकलेगा, मॉड ऑफ जेड, मॉड ऑफ जेड कैन बी रिटर्न एज व्हाट सर, ये तो हो जाएगा √(a² + b²। यस सर। और आपसे क्या पूछा था, आई नॉट पूछा था, ठीक है, आरएमएस पूछा था बेसिकली, जब भी इसमें पूछेगा एसी सर्किट के अंदर तो आरएमएस ही पूछेगा। तो कितना हो जाएगा बेटा, वो हो जाएगा सर VRMS अपॉन मॉड जेड। चमका क्या छोटे, हाँ सर। तो VRMS कितना हो जाएगा बच्चे, VRMS क्वेश्चन में दे ही रखा था अपने को, मैक्सिमम वैल्यू कितनी दे रखी थी प्रॉब्लम के अंदर, ये दे रखा था अपने को 10, यस और नो, ये दे रखा था अपने को क्या 10। तो भाई VRMS जो होगा वो क्या होगा बच्चे, बता जरा सर, VRMS होगा 10/√2। तो आप मुझे बताइए आई की वैल्यू कितनी होगी सर, ये हो जाएगी 10/√2 अपॉन मॉड ऑफ जेड, देखिए इट इज √(a² + b²। समझ में आया बेटा, कोई दिक्कत दुविधा परेशानी समस्या तो नहीं है? नहीं। अब यहाँ से हमने क्या सीखा, यहाँ से हमने सीखा भाई किसी भी प्रकार के सर्किट को आप किस में कन्वर्ट कर सकते हो, सिंपल रेजिस्टेंस में कन्वर्ट कर सकते हो बकायदा। अगर आप L की जगह क्या ले लो, j⍵L, और C की जगह क्या ले लो प्यारे बच्चों, -j/ωc और 1/j⍵c। सही है क्या? हाँ सर। अच्छा, इसी कंसेप्ट पे हम बनाते हैं सीरीज। अच्छा, इसके बाकी दोनों आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा। 10 रखने पे तीनों इनफैक्ट है ना, तीनों वैल्यूज रखने पे क्या क्या आंसर आएंगी जरूर आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। थोड़ा सा कैलकुलेटिव है पर ध्यान रखें कि आप इसको सॉल्व इसी तरीके से करने की कोशिश करें। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, ध्यान सुनिएगा। एक ऐसा सर्किट है, राइट, फाइंड द इंपेडेंस। पहली बात तो इसका इंपेडेंस कितना दिखेगा, इंपेडेंस बोले तो मैंने आपको बताया था नेट रेजिस्टेंस, क्लियर हो गया क्या, इधर से देखने पे नेट रेजिस्टेंस कितना दिखेगा। दूसरा रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, तीसरा सर्किट इंपेडेंस एट रेजोनेंस। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा।
इससे पहले कि मैं इसके बारे में डिस्कस करूं, पहले मैं एक चीज आपको बता देता हूं। किसी भी सर्किट के अंदर अगर रेजोनेंस आता है, किसी भी सर्किट के अंदर क्या आता है, रेजोनेंस आता है, तो उसका मतलब क्या होता है? ठीक है, मैं सर्किट के रेस्पेक्ट में आपको मतलब बता रहा हूं, क्लियर है क्या? ध्यान सुनना। तो किसी भी सर्किट के अंदर रेजोनेंस उस फ्रीक्वेंसी पे आता है जिस फ्रीक्वेंसी पे जो इंपेडेंस का कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट है वो जीरो हो जाए। समझना समझना क्या बोलना चाह रहा हूं, ध्यान सुनना। मैंने क्या बोला, ध्यान सुनना। एट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, ध्यान सुनना, एट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी the complex component of impedance is zero। क्लियर हो गया क्या? चमका क्या? हाँ सर। ठीक है बच्चों, हाँ सर। ये चीज आप नोट डाल के याद रखिएगा। बस वापस से वही वाली कहानी है, पूरा का पूरा देखो क्वेश्चन अपन सॉल्व करते हैं, ठीक है, आराम से, इत्मीनान से, कोई दिक्कत नहीं है। तो वापस से इसको पूरे को मैं किस में कन्वर्ट कर दूं भाई? एक रेजिस्टेंस में कन्वर्ट कर देता हूं। कैसा दिखेगा जरा बताओ सर? ये वाला एक रेजिस्टेंस में आप कन्वर्ट कर दो। बस सर याद रहे, इसकी जो वैल्यू रखनी है आपको वो माइनस जे अपॉन ओमेगा सी रखनी है। इसकी वैल्यू जो रखनी है वो रखनी है जे ओमेगा एल, और ये जो आखिरी है ये तो आर है ही सही। जैसे ये सर्किट आपने बना लिया, ठीक है, अब आपको नेट इंपेडेंस निकालना है, ठीक है, नेट इंपेडेंस निकालना है। तो यहां से इंपेडेंस देखने पे आपको क्या दिखेगा, ध्यान से देखना। Z इज इक्वल्स टू आर प्लस क्या है, जे ओमेगा एल सीरीज में है, और ये पूरा का पूरा पैरेलल किसके है, माइनस जे अपॉन ओमेगा सी के। या फिर इसको ऐसा भी कर सकते हो, ये दोनों पैरेलल ब्रांचेस हैं, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा इसको ऐसा बोल सकता हो क्या, देखना ध्यान से। इसको ऐसा भी तो बोल सकता था, 1 अपॉन Z इज इक्वल्स टू सर 1 अपॉन आर प्लस जी ओमेगा एल। करेक्ट है क्या? करेक्ट है सर। प्लस 1 अपॉन, ठीक है, ऊपर वाली कहानी माइनस जे माइनस, अब देखो माइनस जे अपॉन ओमेगा सी को एक और टर्म में लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं बताइए सर? इसको आप लिख सकते हो 1 अपॉन जे ओमेगा सी, ऊपर नीचे जे मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, प्लस, है ना, 1 अपॉन, है ना, 1 अपॉन जे ओमेगा सी। तो ये क्या लिखा हुआ है बेसिकली, दिस इज नथिंग बट जे ओमेगा सी। आई होप आपको ये चीज समझ में आई हो, कोई समस्या वाली बात नहीं हो। दिस कैन बी रिटन एज 1 अपॉन जेड इज इक्वल्स टू, ध्यान सुनना, 1 अपॉन जेड इज इक्वल्स टू, इसको क्या लिख सकता हूं, ध्यान सुनना, आर माइनस जे ओमेगा एल अपॉन, देखते ना ध्यान से, आर माइनस जे ओमेगा एल अपॉन आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर। दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया, आर माइनस जी ओमेगा एल ऊपर और आर माइनस जी ओमेगा एल नीचे, ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला बन गया। यस और नो? यस सर। प्लस जी ओमेगा सी, करेक्ट है क्या? करेक्ट है सर। 1 अपॉन जे विल टर्न आउट टू बी व्हाट दिस विल बी इवेंचुअली सर? 1 अपॉन जे व्हाट दिस विल बी इवेंचुअली, जरा सोचो सर। इट विल बी नथिंग बट रियल पार्ट एक साथ लगे, आर अपॉन, एक ही है रियल पार्ट, आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर, करेक्ट है क्या? प्लस इमेजिनरी पार्ट एक साथ लिखो, जे टाइम्स ऑफ ओमेगा सी माइनस ओमेगा एल अपॉन आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर। देख ले ध्यान से, कोई समस्या तो नहीं है। तो ये आ गई आपके पास 1/z की वैल्यू। अब आपको क्या निकालना है? इंपेडेंस निकालना है छोटे। क्या निकालना है? इंपेडेंस निकालना है। तो भाई मान लो ये कुछ y है, इसको एडमिटेंस बोलते हैं, खैर सब आपके काम का नहीं है, पर स्टिल इसको क्या बोलते हैं? एडमिटेंस बोलते हैं। तो भाई मॉड ऑफ z जो होगा वो क्या हो जाएगा? 1 अपॉन मॉड ऑफ y हो जाएगा। यस और नो? अरे हाँ सर। तो मुझे बताओ, इसको अगर मैं a टर्म बोल दूं और इसको अगर मैं बी टर्म बोल दूं तो क्या मैं बोल सकता हूं सर ये तो लिखा है 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अरे किसी को समस्या है क्या? नहीं सर। कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं सर। तो अब देख छोटे, अब अपने को इतना तो चमक गया। अब ध्यान सुनना। अच्छा, कई बच्चों के अंदर दिमाग में रहता है रेजोनेंस का फ्रीक्वेंसी हमेशा 1 अपॉन अंडर रूट एल से। ऐसा कुछ नहीं है छोटे। मैंने आपको क्या बताया? रेजोनेंस की फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट ऑफ द इंपेडेंस इज जीरो।
करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट ऑफ द इंपेडेंस मस्ट बी इज इक्वल्स टू 0। तो अपना देख, अपना इंपेडेंस जो आया है इसका 1/z भी करेगा, ध्यान सुनना, तो भी तो कॉम्प्लेक्स का मतलब कॉम्प्लेक्स हो तो क्या करेगा, मतलब अगर 1/a प्लस बी आयोटा बना है तो आगे ऊपर नीचे क्या मल्टीप्लाई करेगा, a माइनस बी आयोटा, a माइनस बी आयोटा। मतलब अगर इंपिडेंस का, ध्यान सुनना, अगर इंपिडेंस का इमेजिनरी पार्ट 0 होना चाहिए, या फिर उल्टा भी तो बोल सकता हूं 1/z का भी तो इमेजिनरी पार्ट 0 होना पड़ेगा। मतलब कुल मिला के इंपिडेंस अगर रियल होगा छोटे तो 1/z भी तो क्या होगा, रियल होगा कि नहीं? हाँ सर। तो बेसिकली बार बार मैं उसको अब उसको सिंप्लीफाई करना नहीं चाह रहा हूं, मैं डायरेक्टली यहीं से करना चाह रहा हूं। चमका क्या? हाँ सर। क्या करना चाह रहा हूं सर? एट द टाइम ऑफ रेजोनेंस दिस इमेजिनरी टर्म विल वैनिश आउट, राइट? एट रेजोनेंस दैट इज ओमेगा इक्वल टू ओमेगा आर, सही है? कंपोनेंट ऑफ जे कैप विल टर्न आउट टू बी 0। आई होप आपको समझ में आया हो ये चीज़ बहुत अच्छे से। हाँ सर। तो क्या निकल के आएगा यहाँ से, जरा देखो, इसको 0 से इक्वेट कर देते हैं अपन बच्चे, क्यों सेकंड पार्ट यही पूछ रहा था ना, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। चलो तो क्या हो जाएगा, ओमेगा सी माइनस ओमेगा एल अपॉन, क्या है कहानी, आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर। एल स्क्वायर है सी स्क्वायर है, देख लेते भाई, गलती नहीं होना चाहिए। हाँ एल स्क्वायर है, ठीक है। दैट मस्ट बी 0 एट रेजोनेंस। एट रेजोनेंस है ना, ये किसकी कंडीशन है बच्चे? एट रेजोनेंस की। तो कभी भी घबराना नहीं है, ठीक है। क्या करना है, सिंपली उसके कॉम्प्लेक्स पोर्शन को उठा के 0 से इक्वेट कर देना है। तो छोटे क्या बनेगा ये सर? ये बनेगा ओमेगा सी अपॉन ओमेगा एल टाइम्स ऑफ अंडर रूट सॉरी आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर। ओमेगा से ओमेगा का मैटर क्लोज, आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर, करेक्ट है क्या? करेक्ट है। इज इक्वल्स टू व्हाट, एल बाय सी, करेक्ट है क्या? करेक्ट है। ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू व्हाट, एल बाय सी माइनस आर स्क्वायर। क्या बोलती पब्लिक, सही है क्या? हाँ सर सही है, सही है, सही है। दिस विल बिकम व्हाट, दिस विल बिकम व्हाट सर, ओमेगा स्क्वायर, ये क्या बन जाएगा छोटे, ये बन जाएगा ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर, दोनों के नीचे लेके चला जाऊं तो ये बन गया 1/LC माइनस आर स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर, करेक्ट है? करेक्ट है। तो ओमेगा की वैल्यू कितनी आ गई छोटे, 1/LC माइनस, दिस इज द आंसर टू द प्रॉब्लम। आई होप आपको चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आई हो, ठीक है। तो कभी भी किसी भी प्रकार का सवाल है, देखो कितना मतलब आपने चीज़ों को कितना छोटा कर लिया बेसिकली यार, मतलब आप कितना आप टेंशन ले रहे थे, अब आपको पता चल गया अरे यार अब तो कोई भी सवाल आए सबको रेजिस्टेंस में बदल देना है अपने को, और जैसे ही अपन रेजिस्टेंस में बदल देंगे खाली इतनी बात का ध्यान रखना है, ये इंडक्टर के आगे जे ओमेगा एल लगाना है और सी के आगे माइनस जे अपॉन ओमेगा सी लगाना है। तो आई होप डिड यू गेट दिस पॉइंट, राइट एवरीवन? राइट सर। एट द सेम टाइम वी हैव बीन आस्क्ड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द circuit impedance at resonance, right? So how can we find out the circuit impedance at resonance? As we know that at resonance that imaginary part turns out to be 0. This is the admittance at resonance. So the inverse of this 1/z तो आ ही चुका है, the inverse of this will be what? The impedance at resonance. Yes sir. तो impedance at resonance कितना होगा? impedance at resonance कितना होगा? इसका उल्टा, मतलब बोले तो आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन आर। दिस इज द आंसर टू द प्रॉब्लम। आई होप अब आपको किसी भी प्रकार की समस्या ना हो। इसी में एक और क्वेश्चन एक और ऐड कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपसे पूछा होता किसी ने, ध्यान सुनना, अगर आपसे पूछा होता कि भाई बताइए कि इसके अंदर का पावर ड्रॉप कितना होगा, तो आपको क्या करना होता? मुझे बताओ, आपको क्या करना होता? कुछ नहीं यार सर, मुझे इस ब्रांच की करंट चाहिए होती है। हाँ या ना? इस पर भी एक प्रॉब्लम करेंगे, डोंट वरी। इस ब्रांच की करंट निकाल के उसकी IRMS का स्क्वायर करके R से मल्टीप्लाई कर देता तो मेरे को आंसर पता चल जाता। क्लियर हो गया एवरीवन? राइट। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ जो कि JEE 2012 का प्रॉब्लम है। व्हाट डज इट से? इट सेज इन द गिवन सर्किट, in the given circuit the AC sources omega is equals to falana dimkana, that is 100 radian per second. Considering the inductor and capacitor to be ideal, the correct choices are, first option is this one, that this current is 0.3 amperes. The second option is this current is 0.3 root 2 amperes, and the third option is the voltage across 100 ohm resistor is this one, and the voltage across 50 ohm resistance is this one. Now bhai, we are left with आर मेथड। व्हाट डज इट से? कि भाई कैसा भी सवाल आए, कैसा भी प्रश्न आए, ओके एवरीवन, कैसा भी प्रश्न आए, आपको क्या करना है बच्चों? आपको इसको पूरा एक रेजिस्टेंस वाली सर्किट में कन्वर्ट कर देना है और बिल्कुल भी घबराना नहीं है छोटे। चलिए आइए हम और मिलके
आप मिलके करते हैं इसको रेजिस्टेंस में कन्वर्ट। पहला कुछ यूं, दूसरा कुछ यूं, तीसरा कुछ यूं, चौथा कुछ यूं, और ये कुछ यूं। ओके एवरीवन, राइट। चलो इसकी वैल्यू कितनी रख दूं छोटे, -j/ωc। इसकी वैल्यू तो कितनी दे रखी है, शायद 100। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 50 ओम। इस भाई की वैल्यू कितनी दे रखी है, 0.5 हेनरी, मतलब jωL। बाद में रख देंगे इस भाई को। ओके एवरीवन, ओके सर, ओके ओके ओके। चलो अच्छा, एक चीज़ और ध्यान देखिए, इस टाइप के सर्किट में जब भी पीक मेंशन ना हो तो हमेशा दिस इज कंसिडर्ड एज, ध्यान सुनना, जब भी पीक मेंशन ना हो इट वुड बी कंसिडर्ड एज द आरएमएस वैल्यू। या फिर कभी भी, ध्यान सुनना, वोल्टेज और एंगल का फॉर्मेट लिखा हो तो हमेशा ये जो होता है ये आरएमएस दिया रहता है। बेसिकली एसी सर्किट को रिप्रेजेंट ही आरएमएस वैल्यूज के साथ किया जाता है। दैट इज व्हाई वी हैव टू मेक श्योर दिस इज द आरएमएस वैल्यू। एंड किसी भी करंट की बात हो रही होगी तो वो आरएमएस की ही बात हो रही होगी और किसी करंट की बात नहीं हो रही होगी। चलिए आइए तो पता करने की करते हैं कोशिश। चले सबसे पहले तो बताइए, ये जो कहानी है, ये जो कहानी है, अच्छा आपको ये तो पता ही है ना कि मतलब रिएक्टेंस क्या होता है ना, ये आपको पता होगा। मैंने सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन पे फोकस किया है, ठीक है, इसलिए मैंने रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस को सीधे डायरेक्टली इससे रिप्रेजेंट कर दिया है, ω/L और 1/ωc, करेक्ट है। चलो नाउ कैन आई से इफ दिस इज द करंट I विच इज गोइंग, देन दिस करंट I इज डेफिनेटली बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड इन I1 एंड I2। ओके एवरीवन, राइट सर। और -j/ωc की वैल्यू कितनी है जरा देख लेते हैं। दैट वुड बी -j/ω की वैल्यू कितनी है, 100, और c की वैल्यू कितनी है छोटे, 100 माइक्रोफैरड। तो कितना लिखा है, ये लिखा है -j अपॉन कितना हो जाएगा, 10 की शक्ति -2, तो ये रखा है 10² j। करेक्ट है कि नहीं, कोई समस्या तो नहीं है, नहीं सर, with a minus sign, okay, with a minus sign। jωL ये कितना लिखा है, इसकी जो वैल्यू लिखी है, ध्यान सुनना, इसकी जो वैल्यू लिखी है वो कितनी लिखी है सर, ये तो लिखा है j × 100 × L। L की वैल्यू कितनी दे रखी है भाई, 0.5 हेनरी, तो कितना हो गया, 50 j। यस और नो, हाँ सर, मतलब कुल मिला के ये सर्किट ऐसा बना हुआ है जिसमें ये 100 है, ये 50 है, ये कितना है, ये -100 j है, और ये 50 j है। करेक्ट है, करेक्ट है। अब आपको टोटल करंट I बतानी है। सबसे पहले तो देखिएगा, आपने यहां लगा रखा है वोल्टेज V, यस और नो, देख लो ध्यान से, यहां क्या लगा रखा है, वोल्टेज V। और मैंने क्या बोला, इधर जाने वाली करंट है I1, यहां पे जाने वाली करंट है कितनी, I2। करेक्ट है। तो सबसे पहले इसका नेट रेजिस्टेंस जो है उसको ऐसा लिख सकता हूं क्या, देखना ध्यान से, इसको नेट कितना लिखा जा सकता है, 100 - 100 j, और इसको कितना लिखा जा सकता है, 50 + 50 j। देख ले ध्यान से, 100 - 100 j, और इसको क्या लिखा जाता है, 50 + 50 j। तो इधर जाने वाली जो करंट होगी, ये वोल्टेज तो दोनों क्या है, पैरेलल में है, तो इधर जाने वाली करंट जो होगी, लेट इट बी I1। I1 कितनी होगी बेटा, I1 सर जो टोटल वोल्टेज होगा, वोल्टेज कितना लगा रखा है, आरएमएस कितना लगा रखा था, 20 लगा रखा था ना, कितना लगा रखा था भाई, हाँ 20 था। टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, तो ऊपर वाली ब्रांच का रेजिस्टेंस कितना है बच्चों, सर इसका मैग्नीट्यूड लोगे तो कितना आएगा भाई, बता भाई, 100√2 आएगा, √100² + √100²। हाँ सर, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 100√2, 20 × 5 = 100, 1/5√2। सही है, सही है। सिमिलरली I2 कितना बोल दूंगा बच्चे, सर ये तो हो जाएगा 20 अपॉन, करेक्ट है, ध्यान से देखते ना, 20 अपॉन इधर जाने वाली करंट, इधर जाने वाली करंट, ये कितना हो जाएगा इसका रिजल्टेंट, हो जाएगा वापस से 50√2, 50² + 50²। क्या बोलती पब्लिक, हाँ सर, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 50√2
आप इसको दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते थे भाई, है ना। इसको आप क्या कर रहे हैं, रिजल्टेंट निकाल ले, नेट करंट तब भी निकाल सकते हैं, तब भी आ जाएगा, कोई समस्या नहीं है। तो कितना हो जाएगा बच्चे बताएं, मैटर क्लोज 20/50, हाँ तो 2/5√2, यस और नो, यस सर, ठीक है बच्चों, हाँ सर, कोई समस्या तो नहीं, नहीं सर। अच्छा I1 कि जब मैंने बात करी बच्चों ध्यान सुनना, जब I1 की बात करी तो अभी मैंने I1 का क्या लिखा हुआ है ध्यान सुनना, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखा हुआ है, एंगल नहीं लिखा हुआ है बच्चे, ध्यान सुनना। ऐसे ही I2 की जब बात करी तो सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखा है, इसका एंगल नहीं लिखा हुआ है अभी, ठीक है। तो ये गलती नहीं करना है, डायरेक्टली आप I = I1 + I2 बोल देंगे तो मैटर क्लोज हो सकता है, ध्यान सुनना। यहाँ पे I आया, 2 करंट माना, आप अगर I1 + I2 ऐड कर दोगे तो मैटर क्या हो सकता है, क्लोज हो सकता है। चलिए इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ, मेक श्योर करें, ध्यान सुनना, मेक श्योर करें। इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, इसका सॉल्व करने का तरीका ये है, ध्यान सुनना। I1 जो आया ये कितना आया, 1/5√2, सही है, बिल्कुल सही है। ये बेसिकली आपने कैसे लिखा था, ऊपर एंगल लिखा था 0, ठीक है, नीचे एंगल क्या था, नीचे एंगल जो था वो कितना था, tan इनवर्स, ध्यान सुनना, नीचे एंगल कितना था भैया, tan इनवर्स 1 यानी 45 डिग्री। ये कितना लिखा हुआ है ध्यान सुनना, ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है I1 = माइनस ऑफ 45 डिग्री। ऐसा क्यों बोला बेटा, ध्यान सुनना, अभी मैंने बताया था आर एंगल थीटा के फॉर्म में आप लिख सकते हो, करेक्ट है कि नहीं, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन, हाँ सर लिख तो सकते हैं। तो एंगल जो थीटा होगा, एंगल थीटा वो क्या होता है, tan b/a होता है कि नहीं भाई, सही है कि नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं है, हाँ सर कोई दिक्कत नहीं है, tan इनवर्स b/a, ठीक है। तो tan इनवर्स b/a करोगे तो -100/100, क्लियर हो गया, हाँ सर। ऐसे ही I2 निकालो अब, तो I2 क्या लिखा हुआ है जरा सोचो सर, I2 लिखा हुआ है, ध्यान सुनना, 2/5√2 इंटू tan इनवर्स 1/1, यानी ये कितना ले रखा है, +45, यस और नो, देख लो ध्यान से, हाँ सर, I1 आ गया, I2 आ गया। अब मुझे बताइए, ध्यान सुनिएगा, अब ये आया I1 और ये आया I2, ठीक है। अब उसको क्या कर रहे थे अपन, वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे थे, ठीक है। तो वेक्टर फॉर्म में जैसे ही अपन ने उसको रिप्रेजेंट किया था बच्चे, रिजल्टेंट I जो आएगा, रिजल्टेंट I जो आएगा वो क्या आएगा बच्चे, ध्यान सुनना, रिजल्टेंट I जो आएगा वो आएगा I1 मतलब 1/5√2 एंगल -45 डिग्री, सही है क्या, हाँ सर, प्लस क्या लिखूंगा, 2/5√2 एंगल 45 डिग्री। दोनों के बीच का एंगल कितना बन चुका है, दोनों के बीच का फेज एंड डिफरेंस कितना है, 45 और 45 कितना हो गया, 90 डिग्री। तो रिजल्टेंट जो आएगा वो आएगा √of I1² + I2² + 2I1I2 cos 90, करेक्ट हो गया, करेक्ट है सर, कोई समस्या तो नहीं है, नहीं सर। दिस विल गिव यू I = कितना हो जाएगा, √of I1², I1 कितना आया था, 1/5√2 का होल स्क्वायर प्लस √of I2², कितना आया था I2², 2/5√2, I = कितना हो जाएगा बच्चे, पूरा का पूरा देख जरा, सॉल्व कर, नीचे का कितना हो जाएगा, 5√2 का होल स्क्वायर है ना, तो कितना हो गया ये 25 × 2 50, ठीक है, और ऊपर कितना आ गया 5, तो 5 25, ये आ गया 1/√10, जो कि किसके बराबर होता है ऑलमोस्ट सॉल्व करने पे, दैट विल टर्न आउट टू बी 0.3 एम्पियर्स। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। आगे चलते हैं अगले ऑप्शंस पे। द वोल्टेज अक्रॉस 100 ओम रजिस्टर इज 10√2 वोल्ट, यस और नो, 100 ओम। तो भाई देख ले ध्यान से, समस्या की कोई बात ही नहीं है भाई, 100 ओम के अक्रॉस वोल्टेज 10√2 ओम है, तो भाई इसके अंदर जाने वाली आपको करंट पता है, तो इसके अक्रॉस का जो वोल्टेज होगा, इसके अंदर जाने वाली करंट मल्टीप्लाइड बाय 100 कर दो, सही है कि नहीं, वोल्टेज की बात कर रहा है ना, तो VRMS की बात कर रहा है, VRMS कितना होगा बताओ इसके अक्रॉस का, सर इसके अंदर RMS जाने वाली करंट मल्टीप्लाइड बाय R, कितना निकाला अभी आपने I1 इसके अंदर का, सर अभी तो निकाला हमने I1, दैट इज व्हाट, 1/5√2 एंगल 45 डिग्री, एंगल 45 डिग्री, और R कितना है,
100, यस सर नो, यस सर, दिस विल बिकम व्हाट, 20 पाँचे 100, 20 है ना, बाय √2 इंटू √2 अपॉन √2, तो कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 2 हो गया, 2 दहिया 20, दिस कैन बी रिटन एज 10√2। तो कौन सा ऑप्शन भी सही है बच्चे, ये वाला ऑप्शन भी सही है। आखिरी, द वोल्टेज अक्रॉस 50 ओम रजिस्टर इज 10 वोल्ट। तो भाई इसके अंदर करंट कितनी जा रही है, जरा बताओ सर, इसके अंदर जो करंट जा रही है दैट इज गोइंग इज व्हाट, दैट इज गोइंग करंट इन दिस इज I2 करंट है ना, I2 2/5√2 है, तो 2/5√2 इंटू 50, 1 दहिया 50, करेक्ट है। ये भी कितना है, 10√2, ऑप्शन है क्या 10√2, नहीं, तो ऑप्शन कौन कौन सा सही है भाई, ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो आपने क्या सीखा बच्चों, आपने सीखा हम किसी भी प्रकार के अल्टरनेटिंग करंट के सर्किट को सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, जिन बच्चों को ये एंगल सॉल्व करने में दिक्कत जाए, इधर देखेंगे ध्यान से, कई बच्चों को ये एंगल सॉल्व करने में हो सकता है दिक्कत जाए, तो आप कभी भी याद रखिएगा एंगल को ऐसे आपको सॉल्व नहीं करना है ना। एंगल को सॉल्व करने के लिए आप दो मतलब जो वेक्टर बन रहे हैं ना, दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट एंगल निकाल के आप जैसे सॉल्व करते थे दो वेक्टर को, आप वैसे ही सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। बेसिकली इट इज सुपर पोजिशन ऑफ 2 और 3 वेक्टर्स, ठीक है, पर स्टिल यू कैन अवॉइड दैट इन प्रॉब्लम। कैसे कर सकते थे भाई, आप नेट जेड निकाल लो यार, इसका आप क्या निकाल लो, इनका नेट जेड निकाल लो, और जैसे ही आप इसका नेट जेड निकाल लोगे वैसे ही क्या कर लोगे प्यारे बच्चों, जैसे ही आपका इसका नेट जेड आ जाएगा वैसे ही आपको पता चल जाएगा नेट करंट कितना होगा, V/I कर देना, सीधे सीधे क्या कर सकते हैं अपन, V/I कर सकते हैं सिंपली। I इज इक्वल्स टू I1 + I2 आप नहीं करना, मैं बोल रहा हूं I आ रहा है डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, लेकिन उसका कुछ एंगल भी तो बदल रहा होगा, एंगल भी है ना, वो तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म बन रहा है ना, तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म कुछ एंगल भी लेके आ रहा होगा, तो एंगल को भी सॉल्व करते हैं अपन एक्चुअली, ठीक है बच्चे। हाँ सर, तो यहां तक तो समझ में आ गया। तो इन अ नटशेल मैं जो भी हमने क्लास में सीखा वो मैं एक बार आपको बता देता हूँ। मैंने आपको ये सिखाया कि भाई आप किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम के अल्टरनेटिंग करंट के प्रॉब्लम को कर सकते हैं, बशर्ते आप पूरे को एक रेजिस्टिव सर्किट में कन्वर्ट कर लें, सच दैट जो भी आपको इंडक्टर दिखे उसको J⍵L बोलें, और जो भी आपको कैपेसिटर दिखे उसको -J/⍵C बोलें। पहली इंपॉर्टेंट पॉइंट। दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कभी भी अगर आपको नेट V या नेट I चाहिए होगा तो उसके लिए आप हमेशा मैग्नीट्यूड के साथ साथ एंगल का भी सम यूज करें, और जब भी 2 या 2 से अधिक आपको वेक्टर सम करने हो, मतलब 2 या 2 से अधिक फेजर्स का ऐड करना हो, तो आप वेक्टर सम की तरह उसे ट्रीट करें। तीसरी चीज हमने ये सीखी कि भाई कभी भी जब भी सर्किट के अंदर रेजोनेंस आता है तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो इंपिडेंस है उसका इमेजिनरी पार्ट क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, और वहां से अपन क्या निकाल सकते हैं, इसका इंपिडेंस निकाल सकते हैं। चौथी चीज हमने सीखी, जो भी पावर एवरेज पावर होता है किसी भी सर्किट के अंदर, दैट इज गिवन बाय VRMS इंटू IRMS इंटू cos phi और IRMS स्क्वायर इंटू R। सो दैट्स इट फॉर टुडे क्लास। आई होप आपको ये क्लास या सेशन बहुत ही अच्छा लगा हो। नीचे कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर मुझे मैसेज करें कि आप इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में कौन सा चैप्टर या कौन सा टॉपिक चाहते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे सेशन। थैंक यू फॉर पेशेंट लिसनिंग।